नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार की जनता एक बहुत सीधा सवाल पूछ रही है। क्या देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी का पोलिंग एजेंट है? यह सवाल इसलिए कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही जनता के बीच यह संदेश पहुंच गया है कि अगर बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तो बिहार की सत्ता से वो बाहर होने जा रही है। जी हां, मैंने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तो बीजेपी बाहर होने वाली है। अब सारा दारोमदार सरकारी मशीनरी पर है। सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता का है, जो निसंदेह संदेह के विशाल दायरे में है। पहले फेज की वोटिंग के बाद से ही चुनाव आयोग की नीयत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चुनाव से पहले आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो डींगे हाँक रहे थे, उसका रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा। पूरे तंत्र पर सरकार के कब्जे ने लोकतंत्र का गला दबोच रखा है। अब जरा सुनिए कि हुआ क्या है। पहले फेज की ऐतिहासिक वोटिंग टर्नआउट ने सरकार बहादुर की नींद उड़ा दी। सिर्फ एक दिन बाद इसीलिए खेल शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया, ऑफिशियल। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में लिखा गया कि अब तक प्राप्त की गई सूचना के आधार पर वोटिंग परसेंटेज 64.46 रहा है। इसमें बाकी की जानकारी भी दी गई थी, मसलन कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ, वगैरह वगैरह। इसके अगले दिन यानी 7 नवंबर को एक और प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी गई कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इसकी वीडियोग्राफी करवा ली गई। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। वहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने हिसाब से निगरानी रख सकते हैं। सभी दलों को सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस भी दे दिया गया। इसके बाद 7 नवंबर को ही एक और प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया कि फाइनल वोटिंग परसेंट 65.08 रहा है, यानी पिछले आधिकारिक आंकड़े से करीब करीब 0.62% ज्यादा। चुनाव आयोग को फाइनल वोटिंग परसेंटेज का आधिकारिक आंकड़ा जारी करने में 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। जानते हैं क्यों? वोटिंग परसेंटेज के खेल को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। उसके पहले यह समझ लीजिए कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ कहा था कि अब वोटिंग टर्नआउट के फाइनल आंकड़े जारी करने में देरी नहीं की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि चुनाव आयोग वोटिंग परसेंट के फाइनल आंकड़े जारी करने में इतनी देर क्यों लगाता है, इतना बवाल होता है। फाइनल वोटिंग टर्नआउट में वोटिंग परसेंट 2-3% तक बढ़ जाता है। महाराष्ट्र का उदाहरण है हमारे सामने। और ये वोटिंग खत्म होने के काफी देर बाद, कभी कभी देर रात को जारी किया जाता है। ज्ञानेश कुमार का जवाब था कि वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव अधिकारियों को चुनाव नियंत्रण वाले ऑफिस में आने में देरी होती है, इसलिए फाइनल आंकड़े देर से जारी किए जाते हैं। हाय, ये मासूमियत ना कसम से। बाद में उन्होंने खुद बोला था कि मोबाइल के जमाने में अब इसमें देरी नहीं होगी। निर्वाचन कर्मी से सारा हिसाब किताब बूथ पर ही ले लिया जाएगा, इसमें देरी नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी करने में चुनाव आयोग ने पूरे एक दिन की देरी कर दी। कहां गए ज्ञानेश कुमार के दावे? क्या है इसकी असलियत? क्यों नहीं चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठेगा? अब जरा वोटिंग परसेंट के बढ़ने का खेल आसान शब्दों में समझिए। चुनाव आयोग ने पहले फेज की वोटिंग में शाम को कहा कि वोटिंग परसेंट 64.46% रहा। इसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े जारी करते हुए इसे 65.08% बताया, यानी फाइनल वोटिंग टर्नआउट 0.62% बढ़ गया। यह अंतर देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन अगर इसका गहराई से विश्लेषण किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इस मामूली से लगने वाले परसेंट में कितना बड़ा खेल किया जा सकता है। गौर कीजिए, केवल 22,000 कम वोट आने से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से बाहर रह गई, सरकार बनाने से चूक गई। यहां तो कोई 2.5 लाख वोट का अंतर बना दिया गया। इस बार पहले फेज की वोटिंग में कुल 3.25 करोड़ लोगों ने वोट दिया बिहार में। इस लिहाज से देखें तो 0.62% का जो वोटिंग परसेंट बढ़ना है, इसका मतलब सीधे सीधे 2,32,000 से ज्यादा वोट देने वाले लोगों का बढ़ जाना है। यानी अगर 121 सीटों पर इसका हिसाब लगाया जाए तो हर सीट पर
करीब 1921 यानी मोटे तौर पर मान लीजिए 2000 वोट बढ़ गए। एक सीट पर 2000 वोटों का बढ़ जाना कोई मामूली बात नहीं है। कम अंतर वाली सीटों पर इतने वोट हार को जीत में बदलने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। यहां तक कि ये सरकार को बनाने या न बनने देने का सामर्थ्य रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा ही देख लीजिए। 2020 के चुनाव में कुल 28 सीटें ऐसी थीं जिसमें जीत हार का अंतर 2000 वोटों से भी कम था। जी हां, कुल 28 सीटों पर 2000 वोट से कम में फैसला हो गया था। 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 3 सीट ज्यादा थी और महागठबंधन के पास बहुमत से केवल 12 सीट कम थी। मोटे तौर पर देखें तो महागठबंधन को सिर्फ 8 सीटें और मिलती तो वो सरकार बना सकती थी, क्योंकि बाद में कुछ विधायक दूसरे दलों से आरजेडी में आ गए थे। 2000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत वाली सीटों पर सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हुआ था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 2000 से कम वोटों के अंतर वाली 28 सीटों ने ही महागठबंधन के खिलाफ खेल कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आराम से सरकार बना ले जाता। सोचकर देखिए कितना बड़ा खेल हुआ होगा और कितना बड़ा खेल हो सकता है। इतना ही नहीं, करीब 52 सीटें ऐसी थीं जिसमें जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम था और 7 सीटें तो ऐसी थीं जिसमें जीत हार का अंतर 500 वोट से भी कम था। नीतीश कुमार के गढ़, अपने गढ़ हिलसा में तो सिर्फ 12 वोटों से जेडीयू प्रत्याशी को जीत मिली थी और हारने वाला उम्मीदवार आरजेडी का था। मतलब साफ साफ ये कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा 0.62% का किसी भी सरकार को बना सकता है या फिर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या सरकार बनाने से रोक सकता है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे हालात में कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? हमने आपको जो आंकड़े समझाए हैं ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ये कोई विपक्ष के आरोप नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका आकलन कर सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारा डेटा है। विपक्ष के आरोप तो और भी संगीन है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से ठीक पहले 3 नवंबर को हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इसमें 6000 फर्जी वोटर बिहार पहुंचाए गए। बिहार में बीजेपी ने नकली वोटरों की फौज बुला ली है। आरजेडी ईवीएम रखने वाली स्ट्रांग रूम में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत कर रही है। हाजीपुर के एक स्ट्रांग रूम में कई सीसीटीवी बंद पाए गए। आरजेडी ने वीडियो जारी करके पूछा कि रात के अंधेरे में यहाँ किस मकसद से पिकअप वैन का आना जाना हो रहा है। समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। क्यों? कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखा गया। कौन है वो? लेकिन इस बार ये बात माननी पड़ेगी, विपक्ष पहले की तुलना में अधिक मुस्तैद है। ज्ञानेश कुमार एंड बीजेपी कंपनी को दायरे से बाहर नहीं जाने दिया तो बिहार की जंग एक तरफा हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।